हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में ये प्रोग्राम का कोर्स है और वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में थर्ड सेमेस्टर के अंदर पॉलिटिकल साइंस के विषय है। आज आप सभी की थर्ड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की थर्ड क्लास होने वाली है। इससे पहले की क्लास के अंदर आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की सभी विशेषताओं का वर्णन पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम हाजिर हैं, जिसमें हम जानेंगे कि प्राचीन यूनान के अंदर किस प्रकार से लोकतंत्र था और भारतीय जो आज के ज़माने में या प्राचीन लोकतंत्र किस प्रकार से। क्वेश्चन सिंपल आपके एग्जाम में, अब आपका डाउट आ रहा होगा मन में कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। पेपर में क्वेश्चन सिंपल आएगा कि भाई प्राचीन प्राचीन यूनान प्राचीन यूनान में मौजूद प्राचीन यूनान में मौजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा भारतीय भारतीय तांत्रिक व्यवस्था में अंतर बताइए। सिंपल क्वेश्चन बनेगा आप सभी इसी पेपर में कि प्राचीन यूनान में और भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की तुलना कीजिए। आपसे पेपर में सिंपली क्वेश्चन ये बनेगा। हम चर्चा करेंगे बिल्कुल डिटेल से पेपर में आपके जो भी क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हमें तो दोनों में कंपैरिजन करना है। सबसे पहले हम प्राचीन यूनान की बात करेंगे। तो सबसे पहले प्राचीन यूनान में ही लोकतंत्र स्थापित हुए। दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र कहाँ पर? यूनान के अंदर ही एक जगह है एथेंस नाम की, वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुए। और एथेंस में लगभग अगर हम देखें लोकतंत्र की स्थापना जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। ईसा पूर्व का मतलब क्या है? जैसे सन 0 चल रहेगा एक समय, आज है सन 2023 चल रहा है, 2000, फिर हम पीछे जाएंगे, एक सन ऐसा भी आएगा कि सन 0 आएगा। सन 0 से भी अगर हम देखें 500 साल, 5वीं शताब्दी का मतलब यही है। सन 0 से भी 500 साल पहले यहाँ पर एथेंस में एथेनियन लोकतंत्र जो है प्राचीन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एग्जाम्पल मिलता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो होती है डायरेक्ट लोकतंत्र में अपना पार्टिसिपेशन करती है, जिसमें जनता एक सभा के रूप में एक जगह इकट्ठा होती है और जो भी निर्णय लेना होता है सभी अपनी सहमति से निर्णय लेते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हम सिंपली उसे कहते हैं जहां पर हम अपने नेताओं को चुन लेते हैं और हमारा काम खत्म हो जाता है। हमारे नेता ही अपनी इच्छा से क्या करते हैं, जितने भी निर्णय लेने होते हैं वो अपने निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि लोकतंत्र बेसिकली क्या होता है और लोकतंत्र में प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या अंतर। अगर हम यहाँ पर देखें, अब आगे चर्चा करें तो लोकतंत्र के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता सीधे क्या करती है, जो भी निर्णय लेने होते हैं वो निर्णय लेती है एक जगह इकट्ठा होकर, अपने निर्णय को, अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करती है। वहीं हम देखते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता केवल अपनी सरकार को चुन लेती है और उसका कार्य जो होता है वो खत्म हो जाता है। अगर हम देखें जो प्राचीन एथेंस में जो लोकतंत्र था वहां पर कुछ इस प्रकार का ही लोकतंत्र था। इस वहां पर समाज में लोग सदस्य जो थे, पहली बात तो सभी को नागरिकता या फिर हम कहें सभी को लोकतंत्र के अंदर हिस्सेदारी निभाने का मौका नहीं मिलता था। वहां पर कुछ एक ही लोग थे जिन्हें लोकतंत्र में सदस्यता थी, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ही लोग लोकतंत्र का हिस्सा थे। महिलाएं, बच्चे और दास, इन्हें लोकतंत्र के हिसाब से नागरिक नहीं माना जाता था, यानी इनके पास वे सभी अधिकार नहीं थे। आबादी का लगभग 10 से 20% लोग ही नागरिक माने जाते थे। महिलाएं, दास और विदेशी जितने भी लोग हैं इन्हें नागरिकता से क्या किया गया था, बाहर किया गया था, या फिर आप कह सकते हो इन्हें नागरिकता से बाहर रखा जाता था।
एथियन एथियन लोकतंत्र की सबसे मुख्य विशेषता आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि प्राचीन एथेंस के लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं को बताइए क्या है। तो यहाँ पर उनकी विशेषताओं को बताया गया है। सबसे पहली बात, जो भी निर्णय होते थे वो नागरिक सभाओं में होते थे। इस पहली बात तो सिर्फ पुरुषों को सभाओं में भाग लेने का अधिकार था, महिलाओं को, बच्चों को और विदेशियों को बिल्कुल भी नहीं था। नागरिक राज्य से जुड़े हुए जो भी निर्णय थे वहाँ पर पुरुष नागरिक ही केवल पार्टिसिपेशन कर सकते थे। दूसरी बात, जूरी प्रणाली, जैसे आज में भी हम देखते हैं जूरी होता है, आज की न्यायालय में भी जूरी सिस्टम होता है, तो वैसे ही एथेंस लोकतंत्र में एक अनूठी प्रणाली ये थी, जूरी व्यवस्था थी, जिसमें नागरिकों की जूरी को मुकदमा सुनाने का यानी फैसला जो था, उसका निर्णय जो था वो जूरी, जैसे 3 लोग हैं उस जूरी के अंदर, तो 2 लोग जब फैसले में हाँ करेंगे तो हाँ होगा, 2 लोग ना करेंगे तो ना होगा। तो ये जूरी सिस्टम जैसा कि आज भी आप देखते हो ठीक उसी प्रकार से होता है। तीसरी बात, राजनीतिक अधिकारी, राजनीतिक अधिकारियों में उनका चुनाव भी जनता यानी पुरुष लोग ही करते थे, जिन लोगों को अधिकार था। इसमें एक तो मजिस्ट्रेट को और दूसरा सैनिक का जो जनरल होता था उसको भी शामिल किया जाता था। तीसरा, निर्वासन, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती थी, यदि किसी नागरिक से हमें लगता था कि हमारे लोकतंत्र को खतरा है तो उस व्यक्ति को क्या किया जाता था कि भाई 10 वर्षों की अवधि के लिए बहिष्कृत कर दिया जाता था, या फिर हम कह सकते हैं उसे 10 वर्षों के लिए बाहर निकाल दिया जाता था। हालांकि लोकतंत्र की, अब देखो यहाँ पर ये कुछ 4 पॉइंट थे जो आपके इंपॉर्टेंट थे। अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि लोकतंत्र की प्रक्रिया जो है वो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होती थी और उसमें कई प्रकार की चुनौतियां भी होती थी। जैसे हम देखें तो यहाँ पर व्यक्तिगत अधिकारों को प्रोत्साहन एवं सामाजिक एकता की उन्नति के उत्तरदायी के लिए शासन को सुनिश्चित करना एक इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल बन जाता था। यानी हर एक व्यक्ति इंडिविजुअली वोट करता था, तो इंडिविजुअली अगर कोई व्यक्ति वोट करता है तो समाज, सोसाइटी के लिए वो निर्णय लेने होते हैं उसको, तो उस जगह पर वो केवल अपनी ही बात नहीं करता था, वो समाज, सोसाइटी में सभी लोगों के लिए बात। और जो एथेंस में लोकतंत्र था, उस लोकतंत्र के अंदर हम बात करते हैं तो उसने विकास को भी प्रभावित किया। प्राचीन लोकतंत्र में जो भी व्यवस्थाएं थी वो केवल कुछ ही लोगों के हाथ में बेशक से थी, पुरुषों के हाथ में बेशक से थी, लेकिन जो भी निर्णय लिए जाते थे वो सभी के फायदे के लिए क्या होते थे, लिए जाते थे। सत्ता के अंदर हम देखते हैं कि भाई हर किसी को सत्ता में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता था, या फिर हम कह सकते हैं हर कोई अपनी सत्ता, अपने वोटिंग का यूज कर पाता था। एथेंस में अगर हम देखें तो आज वर्तमान समय में जैसे महिलाओं को भी वोटिंग राइट होता है, वैसा नहीं था। अगर हम देखें कि उसमें से महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं घर के काम में बिजी होती है, दासों के पास खुद की स्वतंत्रता नहीं होती, और जो विदेशी होते हैं उन्हें बाहर रखा गया था। और इसके अतिरिक्त हमें देखें कई प्रसिद्ध लोकतंत्र के विद्वान थे, जैसे प्लेटो थे, वो लोकतंत्र को पसंद ही नहीं करते थे। उनका कहना था कि लोकतंत्र जो होता है वो एक मूर्खों का शासन होता है, या फिर हम कह सकते हैं लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहाँ पर अधिकतर लोग अगर मूर्ख वाली बात कर रहे हैं तो वहाँ पर मूर्ख ही होंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने राजनीतिक अधिकारों को, अपने वोटों को क्या करते हैं, बेच देते हैं। या फिर हम देखते हैं लोकतंत्र में बहुत सारे लोग लालच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो निर्णय, जो व्यवस्था होनी चाहिए वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाती। ऐसे ही यूनानी एक दार्शनिक थे जिनका नाम था अरस्तु। अरस्तु ने भी लोकतंत्र के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखा है। वह इसे त्रुटिपूर्ण मानते हैं। त्रुटिपूर्ण मानने का मतलब है वो उसमें कमी मानते हैं। वो कहते हैं कि लोकतंत्र एक भ्रष्टाचार वाली और अस्थिर व्यवस्था होती है। लोकतंत्र अच्छी व्यवस्था नहीं होती। बहुमत की निरंकुशता होती है, यानी अधिकतर लोग क्या करते हैं, सत्ता पर अपना भाई डिसीजन बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन वो निर्णय जो होते हैं उसमें एक तो बहुत ज़्यादा देरी होती है निर्णय, क्योंकि इतने सारे लोग निर्णय में अपनी भूमिका निभाते हैं, और बहुसंख्यक लोगों को किसी एक मुद्दे पर राजी करवाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा देरी भी लगती है। उनका मानना था कि बहुसंख्यक की शक्ति को सीमित करके यानी कम करके सरकार के भीतरी नियंत्रण को संतुलन रखने से क्या किया जा सकता था, बचा भी जा सकता था। तो यहाँ पर देखो एक अच्छा पॉइंट आपके लिए मिल जाता है कि सरकार के भीतर एक तो नियंत्रण व संतुलन को रखकर इससे बचा जा सकता था। लोकतंत्र में नेताओं को जो है जनता जब चुन लेती है तो नेता क्या करते हैं, वो नेता अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं। कई बारी लोकतंत्र का वो गला दबाने लगते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जनता ने जिन अपेक्षा से उनको चुना था वो उनकी अपेक्षा पूरी नहीं करते, और 5 सालों तक जनता को, अपने शासक दल को, या जितने भी साल तक जनता अपनी सरकार को चुनती
उतने साल तक उन्हें भुगतना ही पड़ता है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। उनका ये भी मानना था कि नागरिक सुरक्षित हो, नागरिक सशक्त रहे, नागरिक का विकास हो, हमें एक ऐसी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। हालाँकि उस समय लोकतंत्र की महत्वपूर्ण उन्नति का समय था, यानी वो समय था जब लोकतंत्र इमर्ज हो रहा था, बहुत से देशों में लोकतंत्र को अपनाया जा रहा था। इसने दुनिया के अन्य हिस्सों में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बने, इसके लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया। हम कह सकते हैं लोकतंत्र ने दुनिया को क्या किया, एक रास्ता दिया। एथेंस में जब लोकतंत्र का पतन हो गया तो यूरोप में कई शताब्दियों तक लोकतंत्र जो है वो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आगे चलकर 18वीं शताब्दी में दोबारा लोकतंत्र यूरोप में हमें पुनर्जीवित होता हुआ दिखता है। और इसमें ध्यान रखना है, एक तो जॉन लॉक, ये विद्वान, और इसके बाद में अगर हम बात करें जो है रूसो जैसे प्रमुख विद्वान ऐसे रहे जिन्होंने अधिकार और लोकतंत्र को काफी ज्यादा सपोर्ट किया। और आधुनिक समय में लोकतंत्र जो है वो इतना अधिक पॉपुलर हो पाया, तो इसका पीछे रीजन यही है। इसके अलावा वर्तमान आधुनिक समय में अगर हम देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका पहला आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र माना जाता है, जिसने 1787 में अपना संविधान अपनाया। और संविधान बनाने के बाद में वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम की गई। उसके बाद दुनिया के और देशों में ऐसे ही प्रतिनिधिक लोकतांत्रिक सरकारें आई, जहाँ पर जनता अपनी सरकारों को चुनती है, जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है, और जनता अपने कार्यों में लगी रहती है। वो जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वो जनता की इच्छा अनुसार जनता के लिए कार्य करते हैं, ताकि जनता भी अपना कार्य कर सके और शासक दल जो है वो भी अपना कार्य कर सके। अब हम भारत के लोकतंत्र के इतिहास के बारे में जानेंगे। भारत में किस प्रकार से लोकतंत्र था और भारत में लोकतंत्र की उत्पत्ति या विकास किस प्रकार से हुआ है। जैसा कि आपने प्राचीन यूनान के बारे में पढ़ा कि प्राचीन यूनान में कुछ ही लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी निभाने का अवसर मिलता था, जिसमें अधिकतर या तो पुरुष थे आपके, या फिर हम अधिकतर अमीर लोगों को देखते हैं पुरुषों में भी। तो प्राचीन भारत में भी लोकतंत्र था ऐसा माना जाता है। और भारत में लोकतंत्र इसलिए था क्योंकि भारत में हम देखते हैं जगह जगह सामुदायिक पंचायत थी, और बहुत सारे लोगों का एक विवाद पर इस विषय भी माना जाता है कि भारत में लोकतंत्र कहाँ था। देखो यहाँ पर हमें जैसा कि बताया गया है, प्राचीन काल में भी भारत में लोकतंत्र की सरकार की कुछ व्यवस्थाएं विद्यमान थी। यह सच है कि लोकतंत्र जिसे समकालीन आज हम परिचित हैं, ऐसी व्यवस्था जैसे आज के समय में लोकतंत्र की होती है वैसी व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत में प्राचीन काल में हमें कई ऐसी समिति, सभा या मीटिंग्स या पंचायतें हमें देखने को मिलती है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अधिकतर निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते थे। एक सभाएं होती थी, उस सभा में लोग एकजुट होते थे, विचार विमर्श करते थे, और उस समय वही लोग उस सभा में आते थे जो वयस्क होते थे। और ऐसे में सभी समुदाय जो भी वहां पर इकट्ठा होते थे वो सभी मिलजुल कर अपने फैसले को एक बहुमत के आधार पर लिया करते थे, ताकि उसमें हर किसी व्यक्ति की भूमिका भी हो, युद्ध से बचा जा सके, शांति से वहां पर निर्णय लिया जा सके, और हर कोई उस निर्णय की कोई भी निंदा ना कर पाए। यह सभाएं विभिन्न सामाजिक और आर्थिक स्तर पर होती थी, अलग अलग जातियों की अलग अलग भी हो सकती थी, और आर्थिक स्तर का मतलब है अमीरों की और गरीबों की अलग अलग सभाएं होती थी। शासक वर्ग, व्यापारी, कृषक भी हो सकता है, इन सभाओं में शामिल होते थे जैसे कुछ महत्वपूर्ण फैसलों में। और इन सभी सभाओं के लिए निर्णय सर्वसम्मति पर आधारित होते थे, यानी अधिकतर लोग क्या करते थे, इनमें जब भी फैसले लिए जाते थे अपनी उनकी भूमिका होती थी, सभी को समान अधिकार मिलते थे। और यह व्यवस्था प्राचीन भारत के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित थी, पहले वैदिक काल में, फिर आगे मौर्योत्तर काल में, फिर मौर्य काल में भी हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। पंचायत की व्यवस्था भारत में लोकतांत्रिक शासन का एक रूप है। पंचायत में भी हम देखते हैं कि अधिकतर लोग क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं और अपने निर्णय सर्वसम्मति से लेते हैं। उसमें अधिकतर लोगों की जो भी फैसले होते हैं उसमें सभी की भूमिका होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सभी उसमें अपने विचार देते हैं। भारत के अंदर सन 1500 ईसा पूर्व से सन 500 ईसा पूर्व के दौरान वैदिक काल में लोकतंत्र का एक हमें व्यवस्था देखने को मिलता है। और इस काल में जितने भी गोत्र थे या जनजातियां थी वो सभी क्या थे, जनों में विभाजित थे, और वो भी अपने फैसले सभाओं के वयस्कों के आधार पर ही होते थे। और प्राचीन भारत के अंदर हम देखते हैं ऐसी बहुत सारी पंचायतें मौजूद थी, जो पंचायतें क्या करती थी, निर्णय लेती थी। इन पंचायतों को अंदर अगर हम देखें 5 निर्वाचित सदस्य होते थे जो गांव के तरफ से होते थे,
और गाँव के लिए ही निर्णय लिया करते थे। वैदिक काल में भी लोकतांत्रिक के हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो कि 6ठी शताब्दी में थी। गौतम बुद्ध के जन्म के समय में भी बहुत सारे गण और महाजनपद बने हुए थे। जैसे भारतीय राज्यों में वैशाली भारत का अब बिहार में है और एक गणराज्य है। यहाँ पर हमें लोकतंत्र का प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है, जहाँ पर ग्राम पंचायत व गण मौजूद थी। वहाँ की आम पब्लिक, वहाँ की आम जनता एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा होती थी, जो कि जो भी निर्णय होता था उस निर्णय को लिया करती थी। ऐसे ही हमें उदाहरण हमें देखने को मिलता है सिकंदर के समय के दौरान व उससे पूर्व, जो भी हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था मौजूद नहीं थी पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी जो पंचायत जैसा सिस्टम था वो हमें देखने को मिलता है। आज का युग अगर हम बात करें भारत में, अगर हम कंपेयर करते हैं प्राचीन भारत में जो लोकतंत्र था और यूनान में जो लोकतंत्र था, उन दोनों की तुलना करें तो हमें भारत में वो निर्णय की क्षमता ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था की भी अपनी पंचायतें होती थी। वो छोटी-छोटी जातियाँ भी जो थी वो भी अपने निर्णय ले पाते थे। लेकिन हम यूनान की बात करते हैं तो वहाँ पर केवल अमीरों को ही अधिकार था। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कहीं न कहीं भेदभाव में यूरोप के अंदर देखने को मिलता है। भारत के अंदर इतना ज़्यादा भेदभाव इस मामले में नहीं था, क्योंकि छोटी जाति के जो लोग थे उनकी भी पंचायत हुआ करती थी, उनकी पंचायत अलग हुआ करती थी। प्राचीन भारत में लोकतंत्र की अगर हम संकल्पना की बात करते हैं तो मौर्य काल में सन 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व में हुई। उस समय सम्राट अशोक ने भी, अगर हम देखें, जनता की सहभागिता को बढ़ाने के लिए कई ऐसे निर्णय और नीतियां लागू की, तथा बहुत सारे राजा ऐसे थे जो क्या करते थे, अपनी सभाओं में या अपने निर्णयों में जनता की राय भी लेना पसंद करते थे, या जनता द्वारा जो भी कुछ निर्वाचित लोग होते थे या मंत्री होते थे उनकी सहमति भी जरूर लिया करते थे। तो ये सारी बातें हमें लोकतांत्रिक संस्थाओं को दिखाने का प्रयास करती है। हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में जो लोकतंत्र था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वो कोई हम आज के ज़माने में जैसे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र होता है उससे कम नहीं थी। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, महिलाएं, निम्न जाति के जो लोग थे, हालांकि उन्हें इन व्यवस्थाओं से बाहर रखा जाता था, लेकिन भारत में भी लोकतंत्र काफ़ी हद तक मौजूद था। जब एथेंस में केवल पुरुषों को लोकतंत्र था, वो भी कुछ लोगों को जो अमीर लोग थे, तो लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में जो भी व्यक्ति पंचायत के अंदर या समुदाय के अंदर रहता था, वहाँ पर जो भी निर्णय होते थे वो सबके निर्णय हिसाब से ही होते थे। मध्यकालीन समय में भी हमें कई सारे भारतीय ऐसे साम्राज्य मिलते हैं जहाँ पर ग्राम परिषद, हमें ग्राम पंचायत देखने को मिलती है। चाहे हम चोल की बात करते हैं, तब भी चोल चेर पांडे आपने उन्होंने सुना होगा। 18वीं शताब्दी में भी औपनिवेशिक काल के दौरान भी काफ़ी हद तक अंग्रेजों के शासन में, लॉर्ड वेलेस्ली जो है उनके शासन काल में भी हमें पंचायत के कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, जो कि एक लोकतंत्र का ही एक हिस्सा अभिन्न माना जा सकता है। 1947 के बाद में ब्रिटिश शासन अगर हम देखें, जैसे हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली उसके बाद भी भारत ने जो अपना लोकतांत्रिक संविधान बनाया है, लोकतांत्रिक संविधान बनाने के बाद में भी भारत के अंदर लोकतंत्र के साथ साथ में बहुत सारे क्या देखने को मिलते हैं, में उदाहरण देखने को मिलते हैं भारत के अंदर भी, जो कि 1950 के समथिंग में अगर हम देखें, 1950 में लगभग भारत ने अपना खुद का अपना संविधान बनाया, और संविधान बनाने के बाद में जो संविधान बना, हमने डायरेक्टली कह दिया कि भारत की जो शासन व्यवस्था होगी अच्छी होगी, लोकतांत्रिक होगी, उसमें सभी धर्मों को समान अधिकार मिलेगा, संप्रभु होंगे, और साथ ही साथ समाज में सभी को अधिकार दिए जाएंगे। संविधान द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी संविधान में, ताकि हर कोई क्या कर सके, अपने निर्णय को ले सके। ध्यान रखना है, हर कोई व्यक्ति उस आधुनिक समय में उसका लाभ ले सके। यहाँ पर देखा कि ये जो आधुनिक व्यवस्था है, वैसे इसके बारे में तो हमें पढ़ना है, लेकिन टोटली हमने ओवरव्यू ले लिया इसका। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मिनटों तक शेयर करेंगे, और अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएंगे, 1000 लोग लगभग जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए इसी प्रकार की वीडियोस के लिए, आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मिनटों तक शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।